और अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा के महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी अदा किया गया। महिलाओं का कहना है कि धामी सरकार के इस कदम से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिलेगा। और आपको बताते चले कि पूरे देश में उत्तराखंड 30% क्षैतिज महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है, जिसके चलते धामी सरकार की प्रदेश भर में खूब वाहवाही हो रही है। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार के द्वारा विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर के 30% उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की जो विधेयक पास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। अब उस शोषण से कम हमारा पदार्पण हो गया है, अब शोषण की तरफ, और हम इसको गंभीरता से लेते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो बधाई की पात्र है। उन्होंने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लेकर हमको ये अधिकार जी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है सब बहनों के बीच में। और आज हम सब यहाँ पर इसी वजह से आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम कराया है धामी जी को धन्यवाद करने के लिए। मिष्ठान वितरण करा है हमने यहाँ पर पूरे कार्यालय में बहनों के बीच में। देहरादून में विधानसभा का सत्र इस बार 2 दिन तक चला। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार की मंशा सत्र को चलाने की नहीं थी, क्योंकि सरकार जनता के सवालों से भागना चाहती है। महारा ने भाजपा को रण छोड़ पार्टी कहा। इतना ही नहीं, करण महारा ने कहा कि भर्ती घोटाले, किसानों की समस्या, विधानसभा भर्ती गड़बड़ी और प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कोई चर्चा ना हो सके, इसलिए सदन को सरकार ने 2 दिन में ही समाप्त कर दिया। कि जो सत्र मैंने कहा था रण छोड़ है, रण छोड़ के भागेंगे। 5 दिन का सत्र बुला के 2 दिन में समेट दिया। हंगामे में 14 प्रस्ताव पास करा लिए। जो जनता के संग अन्याय है, जनता के प्रश्न अनुत्तरित रह गए और सरकार ने भागने की कोशिश किया। और रितु खंडूरी जी का बयान बहुत ही खेदपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी है, जबकि हकीकत यह है कि हाउस चलना चाहिए था, बिजनेस इनको लेके आना चाहिए था। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष पीसी गोरखा आज हरिद्वार दौरे पर रहे। उनके द्वारा हरिद्वार नगर निगम का निरीक्षण किया गया। नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों पर उनके द्वारा नाराजगी दर्ज की गई। साथ ही नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन दिया। हरिद्वार नगर निगम का लगा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा हल्द्वानी और हरिद्वार है। हरिद्वार में काम तो चल रहा है, परंतु जिस गति से दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। मलिन बस्तियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए था। वहाँ के लोग किस हालात में रह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की स्थिति बहुत ख़राब है। इवन देन जो नगर पालिका में भी काम कर रहे हैं हमारे लोग, वो भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कर्मचारी जूझ रहे हैं। और मृतक आश्रितों का कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, जिसके उनके परिवार में जो है नगर निगम से कोई लाभ मिल पाए। साथ में बजट का कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार में बहुत बजट आ रहा है और वो खर्च भी हो रहा है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के गांव हैं, चूँकि अभी तक नगर निगम ने वो सूची उपलब्ध नहीं कराई है। मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि 2 दिन पहले कार्यक्रम आज गया था, तो इन लोगों ने तैयारी नहीं करी। उत्तराखंड के जो SC/ST कमीशन के जो उपाध्यक्ष आए थे संयुक्त मोर्चा, तो उन लोगों ने जो है कर्मचारियों की समस्या जो है यहाँ नगर निगम की वो उनके सामने रखी है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, जिनको नियमितीकरण नहीं किया जा रहा, तो हमने ये मांग रखी कि वो यहाँ पद सर्जित करके उन सभी लोगों को नियमित किया जाए। क्योंकि मेन जो है 128 कर्मचारी लगभग यहाँ हैं, कुछ और प्रदेश में भी है। जब तक उनके पद बहाल नहीं होंगे या पद उनके सर्जित नहीं किए जाएंगे तो उनको नियमितीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो 55 साल से ऊपर तक होते जा रहे हैं। तो ये हमारा उसमें मुख्य मुद्दा था। और भी कई मुद्दे, जैसे मलकानी कमेटी के जो मालिकाना अधिकार देने की बात है, जो कर्मचारी रह रहे हैं, आवास में रह रहे हैं, वर्षों से उन्होंने अपने पैसे से उसको बना दिया है, उस पर रिपोर्ट भी लग चुकी है, उसके बाद भी उनको मालिकाना अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही जो कर्मचारी हमारे, चाहे वो किसी वर्ग से हों, हमारे कर्मचारी को तो पैसा वेतन रिटायरमेंट के बाद उनका रोक लिया जाता है, ग्रेजुएटी भी पैसा भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि वो नगर निगम की भूमि पर रह रहे हैं। लेकिन जो
डोईवाला में खेल लकड़ी तस्करों में वन विभाग का कोई खौफ नहीं रहा है। खैर तस्कर बार बार लच्छीवाला वन रेंज में बेशकीमती खैर के पेड़ों पर आरी चलाकर काट रहे हैं। एक बार फिर से लच्छीवाला वन रेंज की देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे फतेहपुर बीट में खैर तस्करों ने खैर के 2 हरे भरे पेड़ों को काट दिया। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। जब ये जंगलात ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। फिर फॉरेस्ट और पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ानी चाहिए जी। फॉरेस्ट जो है किस काम के लिए है? और तो कोई काम ही नहीं, जंगल ही नहीं संभाल पा रहे तो फॉरेस्ट लगा क्यों रखी है फिर यहाँ फोर्स? गवर्नमेंट का पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है? फिर हटा दो फिर, जब कुछ कार्रवाई नहीं होनी तो। महीने पूर्व ही वन तस्करों द्वारा यहां पर खैर के बेशकीमती पेड़ों को काटा गया था। हालांकि वन विभाग द्वारा उन पर कार्रवाई की गई, कई पकड़े गए हैं उसमें, पर अभी यहां पर एक बार फिर से खैर के बेशकीमती पेड़ों को वन तस्करों द्वारा उड़ाया गया है और हरे पेड़ों पर यहां पर आरियां चलाई गई हैं। वन विभाग द्वारा इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। उनकी धरपकड़ के लिए वन विभाग द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। लच्छीवाला रेंज की फतेहपुर बीट का यह मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या वन विभाग इन वन तस्करों को पकड़ने में कामयाब होता है या ये वन तस्कर वन विभाग की आग के नीचे से लकड़ी चुराने में कामयाब होंगे। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में डोईवाला नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में लगातार नगरपालिका द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज नगरपालिका ने भानियावाला दुर्गा चौक के समीप जनरल स्टोर से सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए विक्रेता से 10,000 जुर्माना वसूल किया है। इस दौरान नगरपालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने डोईवाला की जनता से आग्रह किया कि इस तरह के प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। पेटी सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास है वो, और लगभग 25 किलो के आसपास पॉलीथीन का जो बैग है वो पकड़ा है हम लोगों ने। जैसे कि शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक वर्तमान में बंद है, उसके बावजूद भी कुछ चोरी छुपे माल जो रात्रि में आ रहा है, तो उसी के क्रम में कल रात्रि 6:30 बजे के आसपास हम लोगों ने एक गाड़ी को पकड़ा है और जिस पर निरीक्षण के दौरान इतना माल हम लोगों को बरामद हुआ है और जिस पर भी जुर्माने की कार्रवाई गतिमान है। कोटद्वार में तमाम सख्ती के बाद भी भारी वाहनों के ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं लग रहा है। रोजमर्रा हो या फिर अन्य मार्ग, बालू से लेकर अन्य सामग्री लेकर चलने वाले ट्रकों पर क्षमता से अधिक सामान ढोया जा रहा है, जिससे आम लोगों को जानमाल का खतरा बना रहता है। ऐसी गाड़ियों के चालान किए गए हैं जिनसे आम जन के लिए कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। जो ओवरलोड है, ओवर हैंगिंग है, खतरनाक तरीके से वाहन को चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ट्रिपल राइडिंग जाते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति के लिए जो बेचारा ठीक ठाक चल रहा है, इनके द्वारा उस व्यक्ति को एक खतरे की संभावना बनी रहती है और कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त MB एक्ट के तहत। उत्तराखंड में विधानसभा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन 2 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए हैं। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में मतांतरण को लेकर कठोर कानून का प्राविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। आज बड़े हर्ष का दिवस है कि हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान में जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसी के तहत आज राजकीय सेवा में 30% का जो आरक्षण हमारे विधेयक पास हुआ है। इस खुशी के उपलक्ष्य में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिले के नेतृत्व में एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसमें हमने मिष्ठान वितरण के द्वारा खुशी मनाई है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी महिलाओं के बारे में सोचा, इस देश की महिलाओं के बारे में सोचा कि 30% आरक्षण जो दे रखा है उसमें जो सरकारी नौकरियां महिलाओं में मिलती थी, पर इस बार आरक्षण देके तो उन्होंने और अच्छी सुविधा कर दी है और हमें बहुत खुशी है कि हमारी रितु खंडूरी जी ने भी वहाँ पे, वो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमेशा भाजपा महिलाओं के बारे में सोचती है, तो हम बहुत अत्यंत खुशी से उनका आभार प्रकट करते हैं और हमारे पूरे नैनीताल जिले की टीम से हम उनका शुक्रिया करते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय रितु खंडूरी जी की अध्यक्षता में आज ये
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिर्फ उत्तराखंड के लिए हुआ है, ये उत्तराखंड की महिलाओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम महिलाओं के लिए 30% आरक्षण मिला है। आज हम लोगों को हमारी जो आने वाले बच्चे हैं उनकी सरकारी नौकरी के लिए ये आरक्षण मिला है, तो इसमें बहुत हम लोग महिलाओं में खुशी है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में बदलाव करके धर्मांतरण कराने वाले को 10 की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय की गई है। हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए साधु संतों ने कहा कि इससे प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा धर्मांतरण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को बरगला कर उन्हें शादी के लिए विवश कर उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। हाँ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है और लोग गुमराह होकर के जो दूसरे धर्मों में लोग जाते थे, इस तरह के जो अब लोग कोई गुमराह नहीं होगा और ऐसा कानून बना दिया। होने से पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा। रुड़की नवीन सब्जी मंडी में देहरादून विजिलेंस का छापा। मंडी कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बंद कमरे में चल रही पूछताछ। लकड़ी की टाल में लाइसेंस से संबंधित बताया जा रहा है मामला। कार्रवाई जारी है। विजिलेंस टीम मौके पर पहुंची। मीडिया ने बनाई दूरी। जल्द होगा मामले का खुलासा। अल्मोड़ा जिले के द्वारा हाट विकासखंड के नैना गांव में गुलदार ने बुजुर्ग ग्रामीण को मार डाला। घटना के करीब 18 घंटे बाद बुजुर्ग का शत-विशत शव बरामद किया गया। शरीर का आधा हिस्सा गुलदार खा चुका था। तहसील क्षेत्र में कालीगाड़ पट्टी पे कुवाली घाटी स्थित नैना गांव का है। यहां पर 65 वर्षीय मोहन राम घर से करीब 100 मीटर दूर निचले भूभाग पर गया और घर लाने के लिए निकले थे, तभी झाड़ियों में पहले से घात लगाए गुलदार ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। ये आज दैना गांव सोमेश्वर वन क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें मोहन राम पुत्र प्रेम राम की तेंदुए द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है और उसकी जांच में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इस क्षेत्र में हम लोगों ने रेकी किया है और ये स्पष्ट है कि ये तेंदुए द्वारा ही मारा गया है। सारे साक्ष्य भी हम लोगों ने इसमें जुटा लिए हैं तथा पिंजरा यहाँ पर लाया जा रहा है तथा शिकारियों से भी संपर्क किया गया है और उच्च स्तर से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की और इसको तेंदुए को मानव जीव के लिए खतरनाक घोषित करने की मांग की जा रही है। खबरों में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोपेश्वर के प्रतिष्ठित स्कूल के एक शिक्षक पर नाबालिग शिक्षा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके विरोध में एनएसयूआई द्वारा देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज में पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस दौरान एनएसयूआई द्वारा एबीवीपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। एनएसयूआई के प्रदेश इंचार्ज अक्षय लाखड़ा ने बताया कि इस मामले में जो आरोपी शिक्षक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय सदस्य है। इस दौरान एनएसयूआई में आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि ऐसे कृत्य संगठन का चरित्र उजागर करते दिखाई देता है। बेटियों के ये ऐसे मुद्दे लगातार हमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के बलात्कार और हत्या के कांड पर सब लोग चुप रहे। आरएसएस और एबीवीपी और बीजेपी की तरफ से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। और आज ऐसे समय पे जब विद्यार्थी परिषद की जो प्रदेश अध्यक्ष ममता सिंह, वो खुद महिला है, उन्होंने एक चूक तक नहीं कही कि वह विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है वो क्यों ऐसे घिनौने अपराध में शामिल मिला। हमें पता चला है, पाया गया है कि जो शिक्षक है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। तो ये संघ और भाजपा का और एबीवीपी का चाल और चरित्र जिसकी वो बात करते हैं वो दर्शाता है। आप पहले भी देखा होगा आपने, अभी कुछ महीने पहले ही
अंकिता भंडारी वाला केस हुआ, उसमें अभी तक वीआईपी का उन्होंने नाम उजागर नहीं किया। जैसे उन्होंने उस रिजॉर्ट में आग लगा दी, वो दर्शाता है कि बीजेपी को महिलाओं की सुरक्षा, महिला सुरक्षा का कितनी। कोटद्वार कोतवाली में एक युवती ने अपने साथ कार्य कर रहे युवक पर ब्लैकमेल कर संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को धारा 376 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें कि कई सालों से युवक और युवती दोनों ही एक मोबाइल शॉप में कार्य करते थे, लेकिन अब युवती के आरोप के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद सुयाल का कहना है कि इस संबंध में हमारी विवेचना चल रही है। ये परसों का घटनाक्रम है। एक युवती अपने परिजनों के साथ आई, जिनका कहना था कि उनका कोई नोन व्यक्ति है, उसने उनके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके गलत हरकत की है। तो मामला संगीन था, तुरंत उनको थाने भेज करके काउंसलिंग सेल के माध्यम से उनका एफआईआर पंजीकृत हुई और उसके बाद विवेचना आगे चल रही है। नैनीताल जिले में पुलिस ने नाबालिग बाइक राइडर के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। साथ ही अभिभावकों को भी चेतावनी दी है कि अपने नाबालिग बच्चों को बाइक और स्कूटी ना दे, क्योंकि अब पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इस अभियान में अब तक 40 से ज्यादा गाड़ियां सीज कर सैकड़ों चालान किए जा चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर हादसों में देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे बाइक और स्कूटी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में रोक लगाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि किसी भी हाल में अपने नाबालिग बच्चों को बाइक और स्कूटी ना चलाने दे, अन्यथा खुद आपको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको गाइड किया जा रहा है कि इस प्रकार अपने बच्चों को स्कूटर या मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना इससे ज़्यादा बनी रहती है। इसमें स्कूल और आपका पेरेंट्स की मीटिंग में भी बार बार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खबर उधम सिंह नगर के खतीमा से है, जहां पे कोतवाली खतीमा के अंतर्गत चकरपुर स्थित चौकी इंचार्ज के द्वारा NH 74 पर बिना परमिशन दिन दहाड़े अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। चौकी प्रभारी पंकज कुमार मेहर द्वारा अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रोलियों को पकड़कर चौकी परिसर में लाकर उनके दस्तावेज चेक किए गए, जिसमें 3 ट्रैक्टर ट्रोलियों के परमिशन नहीं पाए गए और 1 ट्रैक्टर ट्रोली का परमिशन पाया गया। देखिए, अवैध खनन के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में आज जो है चकरपुर चौकी द्वारा अवैध रूप से ले जाई जा रही मिट्टी की गाड़ियों को सीज किया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो भी विदाउट परमिशन चलेंगी या जो मानक हैं उनके ऊपर चलेंगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। खेल महाकुंभ की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल बेला तोलिया ने की है। खेल महाकुंभ में अलग अलग प्रतियोगिताएं करीब 9 दिन तक चलेगी, जिनमें अलग अलग तरीके से खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस बार होने जा रहे खेल महाकुंभ की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें मलखम, खो खो, कबड्डी शामिल है। नैनीताल जिले के करीब 400 छात्र छात्राएं खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रही हैं। बच्चों का कहना है कि ऐसे आयोजनों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। महाकुंभ 2022 इस बार जो आयोजन किया जा रहा है, ये जिला स्तर नैनीताल में हम लोग 9 दिन का कार्यक्रम है पूरा। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलेगा। हर बार की तरह इस बार भी एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे इत्यादि गेम्स इसमें होंगे। जी देखिए, आज यहाँ पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ हो रहा है, जिसमें 8 विकासखंड के बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग के लिए आए हैं। 9 दिन का ये खेल चलेगा। फिर इसमें जो भी हमारे प्रतिभागी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे वो फिर राज्य स्तर में खेलेंगे और बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर 9 दिन का बच्चों द्वारा किया गया है। और मैं एथलेटिक्स में 600 मीटर करने आया हूँ यहाँ, और मेरे को लगता है जिले से बाहर जाके मेरे को ओलंपिक तक जाना है। अच्छा, ये जो कंपटीशन है कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए? बहुत बेनिफिट है।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर स्थित जेनेसिस स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र प्रियांशु शर्मा ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर न ही केवल जसपुर स्कूल का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जिसके बाद प्रियांशु शर्मा के घर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रियांशु का खेल की तरफ विशेष रुझान है। प्रियांशु पहले भी इंडो नेपाल चैंपियनशिप 2022 और नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इंग्लैंड में बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक। आपने कितनी और आप किस देश के थे? एशियन चैंपियनशिप में 12 कंट्री थी। मैं म्यांमार था। कितनी आप? मैंने 7.2 लगाई है। पहले एक मेडल में इंडो नेपाल, एक नेशनल और एक मैं जीत चुका हूँ स्टेट। लग रहा है बहुत खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है, सारे गांव वालों में खुशी है। बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं अभी बच्चा और खेले और गोल्ड लेके आए। वर्ल्ड खेला है, आगे टोक्यो ओलंपिक वगैरह खेले। रुड़की के लिब्बरहेडी गांव में एक परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है। पति शुभम लोहान सब जूडो और पति स्नेहा कुराश के गेम में महारत हासिल की है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 60 देशों के लोगों ने भाग लिया था, जिसमें स्नेहा ने कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि दोनों पति पत्नी देश के लिए सेवा भी दे रहे हैं। पति बीएसएफ दिल्ली में तो पत्नी उत्तराखंड के चमोली से सब इंस्पेक्टर के पद पर है, देश की सेवा कर रही है। बीएसएफ में एज अ कांस्टेबल पे पद पे तैनात हूँ और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन हूँ और सिल्वर मेडल है मेरा साउथ एशियन गेम्स में और कई ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में मैंने पार्टिसिपेट किया है। एज अ कांस्टेबल भर्ती हुई थी, ठीक है, लेकिन 2016 में मैंने मेडल से प्रमोशन प्राप्त किया है और जिसमें अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए। अभी कुराश के लिए भी मुझे उन्होंने ही परमिशन दी थी खेलने के लिए एशियन गेम्स की, जो कि जिसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो फर्स्ट उसके बाद मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैंने ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ईरान से मैं लूज कर गई थी, उज्बेकिस्तान से मैं जीती हूँ। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।